नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमंग। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बैठक बुलाई। सिविल लाइन 8 मुख्यमंत्री आवास पर बैठक। आज 6 लोकसभा क्षेत्रों की बैठक होगी। पहली दौर की बैठक चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र की हुई। इसमें मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी तरुण कुमार समेत जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए सभी से फीडबैक लिया गया। राजस्थान के पाली में उपखंड अधिकारी रोहिताश्व सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ जिला कारागृह का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर आरएसी का जाब्ता भी जेल में तैनात किया गया था। आपको बता दें कि लगभग 2 घंटे से भी अधिक समय तक जेल के भीतर रहकर बारीकी से जेल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल में विभिन्न मामलों में बंद 132 कैदियों की भी जांच की गई। वहीं दस्तावेजों और जेल के हथियारों को भी जांचा गया है। इस निरीक्षण में खास बात यह रही कि जेल की सुरक्षा के लिए लगाए गए जो उपकरण थे उनकी भी जांच की गई। पाली में सुमेरपुर उपखंड के सांडेराव और तखतगढ़ थानों के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार शर्मा ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें सांडेराव और तखतगढ़ के थाना अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं सांडेराव से तखतगढ़ थाने में पहुंचने के बाद जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी देकर पूरे थाने का चप्पे चप्पे का निरीक्षण करवाया। थाने के पिछले कोटर भाग में जाते ही एसपी आनंद शर्मा ने गंदगी को देखकर जवानों को लताड़ लगाई। वहीं मालखाना, स्टोर रूम, कंप्यूटर कक्ष सहित पूरे थाने के कोने कोने का निरीक्षण किया गया। तखतगढ़ शहर में लगा सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग थाने में लगी देख सराहना भी की। पत्रकार वार्ता करते हुए पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार शर्मा ने कहा कि अवैध बजरी खनन को लेकर बजरी माफियाओं का काफी बोलबाला देखने को मिल रहा है, जिन पर पूरी तरीके से नकेल कसी जाएगी। हाँ, इसमें हमारे निरंतर अभी धरपकड़ भी चल रही है पूरे जिले लेवल पे ही, और कोशिश करेंगे कि इसको एकदम बंद कराएं। और चूंकि इसमें एक से ज्यादा एजेंसी इन्वॉल्व है, माइनिंग, प्रशासन, फॉरेस्ट, तो सबका एक ज्वाइंट एफर्ट हो और जिससे इस पे बिल्कुल रोकथाम हो सके। सीकर के नीम का थाना में नगर पालिका द्वारा नर्सरी हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दूसरे दिन भी समिति के लोगों का धरना जारी रहा और सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया। सर्व समाज संघर्ष समिति के लोगों ने नगर पालिका के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ किया। समिति के लोगों की मांग है कि पीड़ित इंद्राज की नर्सरी वापस वहीं पर लगाई जाए और दोषी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नेता प्रतिपक्ष महेंद्र गोयल ने बताया कि राजनीतिक द्वेष के चलते नर्सरी को हटाया गया है। जब तक दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती और पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। राजनीतिक व्यवस्था के कारण मुझे मेरे जो जीवन यापन का जरिया था उससे खुर्द-बुर्द माननीय श्री नगर पालिका अध्यक्ष लोकजी दीवान और सुरेश जी मोदी ने मिलकर किया है, वह बहुत ही निंदनीय है। पूरा समाज और नीम का थाना की आवाम मेरे साथ लगी हुई है और मुझे न्याय दिलाने के लिए सभी लोग एकजुट हैं। मेरे पिताजी भी नहीं हैं, मेरी माँ भी आज बीमार है। इन लोगों ने मेरी पारिवारिक परिस्थिति को देखे बिना अपनी राजनीतिक व्यवस्था निकाली है, क्योंकि मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी से जुड़ा हूँ। इतना सा मेरा कसूर है। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाने में सहयोग करें, समर्थन करें। निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों की शराब जब्त करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी संजय शर्मा की अगुवाई में जिले के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाकर साकरिया चौराहे पर नाकाबंदी की थी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एलपीजी गैस के कंटेनर में अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शराब चंडीगढ़ से गुजरात ले जाई जा रही थी। राजधानी जयपुर में 200 फीट बाईपास पर 1 घंटा यातायात जाम रहा, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर लगे जाम को देखते हुए स्थानीय लोग ही जाम खुलवाने में लग गए। वहीं ट्रैफिक पुलिस भी मौके से नदारद दिखे। लंबा जाम होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद नहीं थे। आपको बता दें कि यह ऐसा पहला मौका नहीं है जब 200 फीट बाईपास पर ट्रैफिक जाम रहा। इससे पहले भी कई बार 200 फीट बाईपास पर ट्रैफिक जाम हुआ है, लेकिन बावजूद इसके ट्रैफिक पुलिसकर्मी नियमित रूप से मौके पर तैनात नहीं रहते।
विभाग ने राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक साथ कई जगहों पर लगभग 1.5 दर्जन ठिकानों पर छापामारी की है। गौरतलब है कि ये सभी ठिकाने ओम ट्रांसपोर्ट कंपनी से संबंधित हैं। विभाग को सूचना मिली थी कि व्यापारिक क्षेत्र में इन संस्थानों ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाला किया है। विभागीय कार्रवाई के दौरान मीडिया सहित सभी को इससे दूर रखा गया। विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न संस्थानों में व्यापार से जुड़े संबंधित दस्तावेज भी खंगाले। भरतपुर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के भवनपुरा गांव में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते कमरे के पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतक प्रहलाद 4 भाइयों में सबसे छोटा था और बेरोजगार भी था। प्रहलाद ने देर शाम अज्ञात कारणों के चलते कमरे के पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या करी। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद उद्योग नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भवनपुरा में पहला सनोम महादेवा जाति जाट निवासी भवनपुरा के एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। इस सूचना पर मैं सुरेश चंद्र हेड कांस्टेबल मैं SHO साहब के मौके पर पहुंचे तो देखा कि कमरे में अंदर एक व्यक्ति पंखे से साफी का फंदा गले में डालकर लटका हुआ मिला, जिसको वारिसान के समक्ष चेक किया गया एवं उसकी डेड बॉडी को उतार करके RBM अस्पताल भरतपुर में मोर्चरी में रखवाया गया। अब उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जैसलमेर की कानून व्यवस्था और शहरी यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक किरण कंग ने शहर का पैदल भ्रमण किया। शहरवासियों और पर्यटकों से फीडबैक लेकर उन्हें आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी भी ली। सीमावर्ती जिले में यह पहला अवसर था जब किसी पुलिस अधीक्षक ने शहर का पैदल भ्रमण कर समस्याओं से सीधे रूबरू होने का प्रयास किया। इस अवसर पर शहर कोतवाल देरावर सिंह सहित पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। कि मेरा शहर विजिट करने का ये मंतव्य था कि एक तो मैं ट्रैफिक की व्यवस्था का ज्ञान ले सकूं कि यहाँ पे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक की ज़्यादा इशू आती है और क्या हम उन पे सुधार कर सकते हैं और कहाँ कहाँ मुझे ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट करने की ज़रूरत है। ये मेरा आज का मोटिव था। और दूसरा, एक बार मैं शहर देखना चाहती थी कि कैसा है, क्या क्या यहाँ पे जगहें हैं, मैंने अभी तक देखा नहीं था। तो ये मेरे 2 यहाँ पे आने के रीजंस थे। ये हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे मेरे हिसाब से ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट ज़्यादा थोड़ा ज़रूरी है। तो इसमें मैं अपने ज़्यादा आदमी और इसमें डिपार्टमेंट में ला के ट्रैफिक में, तो जिधर जिधर मेरे को पॉइंट्स कुछ लगे ऐसे जहाँ पे हमारे एक 3 का जाब्ता, एक 3 का 1 4 का जाब्ता होना ज़रूरी है, वो चीज़ मैं लगवाऊंगी ताकि जो ये ट्रैफिक जैम जो हो रहे हैं वो ना हो और जो टूरिस्ट हैं वो आराम से घूम सके। और जिन एरियाज़ में कम ऑटो जाने की अगर व्यवस्था है तो वही व्यवस्था चालू रहे। जयपुर की जलमहल झील पर इन दिनों प्रवासी पक्षियों ने अपना डेरा डाला हुआ है। इस मौसम में शहर के तालाबों, नदियों और चिड़ियाघरों को प्रवासी पक्षी अपना बसेरा बना लेते हैं और ये बसंत पंचमी यानी फरवरी-मार्च तक यहाँ से वापस अपने देश या फिर इससे आगे चले जाते हैं। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सर्दियों के मौसम में विदेशियों के पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट में राजस्थान बेहद खास माना जाता है। लेकिन राजस्थान सिर्फ सैलानियों की ही पसंद नहीं है, बल्कि इस मौसम में विदेश से पक्षी भी पलायन कर अक्सर प्रदेश के कई शहरों में पहुंचते हैं। दूरदराज के देशों से इन दिनों जयपुर की जलमहल झील में आए विदेशी मेहमानों ने डेरा डाला हुआ है। ये पक्षी अनुकूल मौसम और भोजन की तलाश में कई महीनों का सफर तय कर यहाँ पहुँचते हैं। ये पक्षी उत्तरी एशिया, रूस, कजाकिस्तान और पूर्वी साइबेरिया से यहाँ आते हैं। 2000 से 5000 किलोमीटर की दूरी तो ये आसानी से उड़कर पार कर लेते हैं। इनमें गहवाला जैसी छोटी चिड़िया और छोटे छोटे परिंदे भी शामिल हैं। ठंड के मौसम में यहाँ आने वाले पक्षियों में खास तौर पर हमारे विदेशी मेहमान साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, कॉमन टील, रोजी पेलिकन, गढ़वाल, वुड सैंडपाइपर, स्पॉटेड सैंडपाइपर, ब्लैक टेल्ड गॉडविट, स्पॉटेड रेडशैंक, स्टारलिंग
ब्लू थ्रोट और लॉन्ग बिल्ड पिपिट शामिल हैं। शीत ऋतु कई पक्षियों के प्रजनन का भी समय होता है। विदेशों में ठंड के मौसम में जहां पारा जवाब बिंदु को भी पार कर जाता है और ठंड की इसी अधिकता और खाने की कमी इन पक्षियों को गर्म स्थानों की तरफ पलायन करने पर मजबूर करती है। हालांकि इन पक्षियों का माइग्रेशन सफर की कुल दूरी, उड़ने की गति, रास्ता और ठहराव पर निर्भर करता है। इस दौरान तारे, सूरज, हवा का बहाव और जमीन के प्राकृतिक बनाव इनके लिए नेविगेशन का काम करते हैं। माइग्रेशन को आसान बनाने के लिए ये पक्षी अपने शरीर को अनुकूलित कर लेते हैं, पर फिर भी इन्हें अपने सफर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। माइग्रेशन के दौरान चुनौतियां: पर्याप्त भोजन न मिलना और भूखमरी, हवा में उड़ते हुए ऊंची बिल्डिंग या हवाई जहाज से टक्कर, खराब मौसम और तूफान भी इन्हें राह से भटका देते हैं। बहरहाल गर्मी हो या ठंड, भारत प्रवासी पक्षियों की मेजबानी में हमेशा से आगे रहा है। चाहे वो भोजन हो या आवास की जरूरत, यहाँ की अनुकूल जलवायु इन विदेशी पक्षियों को अपनी ओर खींचती है और ये सुंदर मेहमान भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए जल महल की पाल पर आने वाले सैलानी हो या स्थानीय नागरिक, हर कोई पानी के बीच अटखेलियां करते इन परिंदों को अपने कैमरों में कैद करने से नहीं चूक रहा। न्यूज इंडिया के लिए हिना ताज की रिपोर्ट। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 11वां संस्करण शहर के डिग्गी पैलेस में 25 जनवरी से शुरू होगा। साहित्यकारों के इस कुंभ में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में देश भर के साहित्यकार अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट द अंडरग्राउंड रेल रोड सत्र, जिसका नाम कॉल्सन व्हाइटहेड के दिल को छू लेने वाले उपन्यास टूर दे फोर्स पर पड़ा। यह एक ऐसी युवा दासी के रोमांचक सफर की कहानी है जो लड़ाई के पूर्व साउथ में अपनी आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस उपन्यास को 2016 में पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया। इसके लेखक पहली बार साउथ एशिया आ रहे हैं और वो उपन्यासकार कनिष्क थरूर से बात करेंगे। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 में दुनिया के तेज तर्रार कहानीकार अपनी प्रेरणा के बारे में बताएंगे। जयपुर में शुरू होने वाला है साहित्य का महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। साल 2006 से शुरू हुआ ये फेस्टिवल आज एशिया पैसिफिक में होने वाला सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है। 5 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में दुनिया भर के आने जाने वाले साहित्यकार एक साथ इकट्ठा होते हैं और तकरीबन 1 लाख के करीब इन्हें देखने और सुनने वाले लोग यहाँ पहुँचते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल महज पढ़ने लिखने वालों के लिए ही नहीं बल्कि घूमने फिरने के शौकीनों के लिए भी काफी अच्छा मौका है, क्योंकि इस दौरान पिंक सिटी में ही अलग अलग रौनक नजर आती है। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं इसका हिस्सा तो जान ले फेस्टिवल से जुड़ी ये बातें। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 12वें संस्करण की शुरुआत 24 से 28 जनवरी 2019 को डिग्गी पैलेस जयपुर में होगा। वहीं हमेशा की तरह इस बार भी दुनिया भर के नामी गिरामी कहानीकार जयपुर में उपस्थित रहेंगे। फेस्टिवल में देखने को मिलेगा खास। देश विदेश के 250 साहित्यकार विभिन्न सत्रों में अपनी बात रखेंगे। द अंडरग्राउंड रेल रोड उपन्यास पर रहेगा नजर। लेखक कोल्सन व्हाइटहेड के लिखित उपन्यास है। इस उपन्यास को 2016 में पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया। लेखक कोल्सन व्हाइटहेड पहली बार लिटरेचर फेस्टिवल पहुंचेंगे। उपन्यास द फेमिस्ट रोड पर भी रहेगी नजर। नाइजीरियाई लेखक कवि बने ओकर हैं मैन बुकर विजेता। ट्रैवलिंग के नजरिए से क्यों खास है ये फेस्टिवल? ट्रैवल हॉल फिलहाल में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। मशहूर लेखकों से लेकर ब्लॉगर्स तक अपनी नई रचनाओं के लिए ट्रैवलिंग को सबसे बेहतरीन जरिया मानते हैं, क्योंकि यहाँ आपको एक साथ कई चीजों को देखने और जानने का मौका मिलता है। दुनिया में ऐसे कई अजूबे हैं जिनके बारे में आज भी बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन्हें लेखनी के जरिए ही उन्हें आसानी से लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो लिटरेचर फेस्टिवल में आप भी इन राइटर्स के यादगार और प्रेरणादायी सफर के बारे में भी जान सकते हैं।
इसके अलावा जयपुर में किले और महलों की भरमार है। अगर आप इतिहास को जानने के लिए इच्छुक हैं, तो फेस्टिवल से थोड़ा वक्त निकालकर इन जगहों की भी सैर कर सकते हैं। जयपुर के बाजार दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ आम लोग नहीं, बाहर से आने वाले सैलानी भी खरीदारी करने आते हैं और फेस्टिवल के दौरान तो मार्केट सुबह से लेकर शाम तक गुलजार रहते हैं। यूनिक हैंडीक्राफ्ट, राजस्थानी कपड़ों और फैब्रिक के लिए यहाँ के मार्केट्स बेस्ट हैं। खान पान के शौकीनों के लिए राजस्थान के हर एक शहर में है ढेरों ऑप्शंस। वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस, यहाँ का खान पान आपको जरूर पसंद आएगा। मावा, प्याज की कचौड़ी, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, दाल बाटी चूरमे का असली स्वाद तो आपको यही मिलेगा। लिटरेचर फेस्टिवल में कैसे पहुँचें? हवाई मार्ग जयपुर राजस्थान के टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशंस में एक है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सांगानेर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद जैसे सभी बड़े शहरों के लिए यहाँ से फ्लाइट उपलब्ध हैं। ट्रेन मार्ग, ज्यादातर शहरों से जयपुर के लिए ट्रेनें मौजूद हैं। सड़क मार्ग, जयपुर आने का सबसे सुविधाजनक माध्यम बस है। राजस्थान के सभी मुख्य शहरों से जयपुर के लिए एसी और डिलक्स बसों की सुविधा मिलती है। इसके अलावा और भी दूसरे शहरों से आप यहां तक बस द्वारा पहुंच सकते हैं। बहरहाल इस साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 11वें संस्करण के केंद्र में भारत के समृद्ध, विविध और रंगों से भरपूर साहित्य धरोहर है, क्योंकि यह देश की विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लेखकों को अलग अलग हिस्सों से एक ही मंच पर लाता है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। जयपुर के निम्स डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ओर से आयोजित कर्बिंग द मेंस ऑफ रैगिंग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में बतौर मुख्य वक्ता राजस्थान डेंटल काउंसिल के अध्यक्ष और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य डॉक्टर विकास जैफ ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए रैगिंग बहुत ही घातक है। रैगिंग से काफी छात्र छात्राएं पढ़ाई से ही नाता तोड़ लेते हैं। रैगिंग मुक्त कैंपस बनाने के लिए शिक्षकों को आगे आना होगा। हर हॉस्टल में विश्वविद्यालय की अथॉरिटी का नाम और मोबाइल नंबर समेत बड़ा पोस्टर लगा होना चाहिए। इसके अलावा रैगिंग जीरो टॉलरेंस के बैनर लगे होने चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए निम्स विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पीएन डोगरा ने बताया कि निम्स विश्वविद्यालय पूरी तरह से नो रैगिंग कैंपस है। यहाँ पर पैम्पलेट बांटकर समय समय पर छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है। प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर सुनील शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी के आदेशानुसार रैगिंग के मामले अब ना के बराबर हो गए हैं। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित कुल सचिव डॉक्टर एस.के. गर्ग ने किया। कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर मृदुला त्रेहान ने किया। मंच संचालन डॉक्टर अमित मोइली ने किया। इस अवसर पर निम्स विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। एंटी रैगिंग जो है, रैगिंग आजकल एक बहुत बड़ा एक समस्या बन गई है पूरे देश में। इसमें एक लिमिट क्रॉस करके सीनियर्स अपने जूनियर्स को हैरेस करते हैं, जब मेंटल, फिजिकल, इमोशनल टॉर्चर करते हैं, और उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को, और उन्होंने कमेटी फॉर्म करके एक पूरा सेट प्रोसेस बनाया है। उसमें ये प्रोसेस सेट किया है कि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में जो नया बैच आएगा उसके लिए एक सेमिनार किया जाए, जिसमें बच्चों को उनके राइट्स, क्या राइट्स हैं उनको, और किस तरीके से उन राइट्स को अवेल कर सकते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम है तो किसको अप्रोच करें, कौन से उनके मोबाइल नंबर है, कौन से कॉन्टैक्ट पर्सन है, उनको अप्रोच करें। तो एक बहुत बढ़िया शुरू किया उन्होंने सिस्टम। सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण के बाद अब सरकार एक और बड़ा कदम उठाने वाली है। निजी संस्थानों में भी सामान्य ओबीसी और SC/ST आरक्षण को लागू करने के लिए सरकार बजट सत्र में एक बिल ला सकती है। अगले सत्र यानी जुलाई 2019 से देश के सभी सरकारी, गैर सरकारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सामान्य वर्ग के 10% का आरक्षण लागू किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इसके लिए देश भर के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में करीब 25% सीटें बढ़ाई जाएंगी। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ किया है कि सवर्णों को मिलने वाले 10% आरक्षण के बाद सरकार शिक्षण संस्थानों में 25% सीटें बढ़ाने पर विचार कर रही है।
उन्होंने कहा है कि निजी क्षेत्र के संस्थानों पर भी इसे लागू किया जाएगा। इससे स्वर्ण वर्ग के छात्रों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। देश भर के 40,000 कॉलेजों और 900 यूनिवर्सिटी में 10% आरक्षण का कोटा इसी शैक्षणिक सत्र से लागू कर दिया जाएगा। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के संस्थान शामिल हैं। हालांकि वर्तमान कोटे से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा और यह 10% अतिरिक्त होगा। यूजीसी, SICTI और अन्य अधिकारियों के साथ इसके लिए मीटिंग हुई और निर्णय लिया गया है कि 10% के कोटे को 2019 से ही लागू करने के लिए तुरंत कॉलेज विवि को सूचित कर दिया जाएगा। साथ ही संसद को भी सूचना दी जाएगी कि 10% आर्थिक आरक्षण के लिए कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में 50% सीटें बढ़ाई जाएगी ताकि मौजूदा कोटे पर असर न पड़े। आपको बता दें कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% के आरक्षण के बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे बिल ने अब कानून का रूप ले लिया है। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 1 हफ्ते के भीतर आरक्षण के प्रावधानों से जुड़े नियम कायदों को देगा अंतिम रूप। बता दें कि मोदी सरकार ने चुनावी सीजन में गरीब अगड़ों को 10% आरक्षण देने का बड़ा दांव चला है। लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सामाजिक न्याय की जीत बताया है और कहा है कि यह देश की युवा शक्ति को अपना कौशल दिखाने के लिए व्यापक मौका सुनिश्चित करेगा तथा देश में एक बड़ा बदलाव लाने में सहायक होगा। जनता पार्टी गरीबों के प्रति समर्पित है और गरीबों के कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। हमने वर्षों से जो लंबित विषय था गरीबों को आरक्षण देने वाला सामान्य वर्ग के, तो सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने का काम हमने किया है। हमने केंद्र सरकार भी इस पर लेके आई और पारित किया, लागू किया, कानून बना, कानून की मान्यता मिली। अब इसमें हमने जो निजी शैक्षणिक संस्थान हैं जिनमें अभी नहीं मिलता था उनके लिए भी लेके आए हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी ने उसका घोषणा की है। तो हमारी प्राथमिकता पर गरीब हैं, गरीबों का कल्याण है और गरीब आगे बढ़ें, देश के लिए आवश्यक है। तो हमने ये निर्णय लिया है, हम इस पे काम। यही कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने अभी तक बहुत सारे जुमले दिए हैं और बहुत सारे वादे किए हैं जनता से, वो सारे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे आप देखिए तो GST लागू करके भी उन्होंने एक तरह से लोगों का नुकसान ही किया है। चाहे उन नोटबंदी की बात करें तो वो भी एक तरह से जुमला ही साबित हुई। उन्होंने कहा काला धन वापस आ जाएगा, पर कोई काला धन वापस नहीं आया। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि उनको अपने जो वादे उन्होंने जो 2014 के चुनाव में किए थे, क्या वो पूरे किए हैं? जो आज ये फिर एक नया जुमला दे रहे हैं, वो भी अब जब 2019 के चुनाव सामने आ गए हैं, तो ये भी एक जुमला ना साबित हो जाए, इसके लिए मैं समझती हूँ कि जनता को रेडी रहना चाहिए। बहरहाल आर्थिक आधार पर आरक्षण के बाद मोदी सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। इसके तहत निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में भी अब आरक्षण लागू होगा। इसका लाभ आरक्षण के दायरे में आने वाले SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े सभी वर्ग को मिलेगा। अभी तक यह आरक्षण सिर्फ सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में ही लागू होता था। न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से संवाददाता पवन सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को जहां कब्जे में लिया, वहीं शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मौके पर पहुंची खटीमा CO कमला बिश्ट ने बताया कि मृतक की पहचान इंद्रजीत सिंह के रूप में हुई है। हालांकि मौत के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। तो वहीं पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह साफ हो पाएगी। एक डेड बॉडी पुलिस को मिली, सूचना मिली कि एक डेड बॉडी मिली है यहाँ से। तो मौके पर पहुँच कर पता चला कि इसकी जो शिनाख्त है वो इंद्रजीत सिंह के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और पिछले कुछ वर्षों से ये नानकमत्ता में ही रह रहे हैं और इनके जो परिजन हैं उनको सूचना कर दी गई है। बाकी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया।